21 नवंबर 2025 यानी लास्ट फ्राइडे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा चेंज लाया जिसकी वजह से इंडिया के बिजनेसेस के ऑपरेशंस में एक बड़ा चेंज आने वाला है। गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए जो पुराने 29 लॉज को रिप्लेस करेंगे। ये 29 पुराने लॉज पिछले सेंचुरी भर में बने थे। इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1970s और 80s के लेबर अनरेस्ट तक ये लॉज इंडिया में काफी टाइम से चले आ रहे थे। इन लॉज को रीथिंक करने के प्रोसेस में भी लगभग 20 साल लगे। इन 4 नए रूल्स का प्रोजेक्ट 2002 में स्टार्ट हुआ था। इन नए लेबर कोड्स के थ्रू गवर्नमेंट ने 1000 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस बदल दिए हैं। क्लियरली ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये लॉज हर बिजनेस के हायरिंग प्रोसेस से लेके एम्प्लॉयमेंट के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करते हैं। इस नए कोड से इंडिया के हर फॉर्मल बिजनेस पे असर पड़ेगा। हम इस नए कोड के सारे इफेक्ट्स को तो एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम आज के इस वीडियो में इस कोड के 5 मेजर थीम्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम इस नए कोड के अंडर कंप्लायंस के चेंजेस देखेंगे, फिर हम वेजेस से रिलेटेड चेंजेस समझेंगे, हम स्ट्राइक से रिलेटेड लॉज के चेंजेस भी समझेंगे, एंड में हम गिग वर्कर्स के लिए किए गए चेंजेस को भी समझेंगे। अगर आपको इनके अलावा किसी और एस्पेक्ट के बारे में भी जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्लायंस के चेंजेस देखते हैं। देखो दोस्तों, लेबर लॉज एक अच्छी चीज है। ये उन लोगों को पावर देती है जिन्हें उनके एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन पिछले सेंचुरी भर में इंडिया में लेबर लॉज बहुत ज्यादा फैल गए हैं। इस नए लेबर कोड के पहले एक इंडियन एंटरप्राइज को 1436 प्रोविजंस, 181 फॉर्म्स, 31 रिटर्न्स, 84 रजिस्टर्स और लगभग 1 डजन लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन से डील करना पड़ता था। मतलब बस एक नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए भी इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। इनफैक्ट इवन गवर्नमेंट के पास इतने सारे लॉज का कंप्लायंस मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं थी। जैसे 2012 के एक रिव्यू ने दिखाया कि इंडिया के हर लेबर इंस्पेक्टर को लगभग 2500 एस्टैब्लिशमेंट्स कवर करने की जरूरत थी। नेचुरली ये एक इम्पॉसिबल काम था, लेकिन हर इंस्पेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर भी था। वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एंटर कर सकता था, उसके डॉक्यूमेंट सीज कर सकता था और अपनी मर्जी से इन्हें प्रोसिक्यूट कर सकता था। इसके कारण इंस्पेक्टर राज एक प्रॉब्लम बन गया। पुराने लेबर लॉज के कारण करप्ट इंस्पेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा पावर मिल जाता था और वो एस्टैब्लिशमेंट्स को हरास कर सकते थे और उनसे ब्राइब्स ले सकते थे। फिर भी इन एस्टैब्लिशमेंट्स के वर्किंग कंडीशंस खराब ही रहते थे। नए लेबर कोड्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम करते हैं। नए कोड के अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 13 अलग अलग लॉज को एक रूल में कंप्रेस कर देता है। सारे लाइसेंसेस और रिटर्न्स एक पैन इंडिया लाइसेंस में कंसोलिडेट किए गए हैं। कंपनीज को अब बस एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नया कोड इंस्पेक्टर्स के बहुत सारे अननेसेसरी पावर्स को भी हटाता है। वो अब एस्टैब्लिशमेंट्स को रैंडमली रेड नहीं कर सकते। इन्हें अब एक वेब बेस्ड एल्गोरिथम ड्रिवन सिस्टम फॉलो करना होगा जो ये बताएगा कि कौन से बिजनेस को इंस्पेक्ट करना है। नया कोड इंस्पेक्शन में पकड़े जाने वाले गलतियों के इम्पैक्ट को भी कम करता है। कई ऐसे ऑफेंसेस जो पहले क्रिमिनलाइज थे, उनके लिए बिजनेसेस को अब प्रॉब्लम सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। मतलब नया कोड अब इस बात पे एक लिमिट लगाता है कि इंस्पेक्टर्स किन्हें रेड कर सकते हैं, कब रेड कर सकते हैं, कौन से ऑफेंसेस के लिए बिजनेसेस को पनिश किया जा सकता है और ये पनिशमेंट्स क्या होंगे। बिजनेस ओनर्स के लिए किसी इंस्पेक्टर से टारगेट होने के चांसेस अब बहुत कम हो जाएंगे। पुराने लेबर लॉज में इंडस्ट्रियल ड्वार्फिज्म भी एक प्रॉब्लम था। मतलब जैसे ही कोई एस्टैब्लिशमेंट साइज में बड़ी हो जाती थी तो इसका लीगल बर्डन भी अचानक बढ़ जाता था। एम्प्लॉयज के फायरिंग से रिलेटेड सबसे स्ट्रिक्ट लॉज थे। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा वर्कर्स हो तो वो बिना गवर्नमेंट परमिशन के किसी वर्कर को शट डाउन या फायर नहीं कर सकते थे और ये परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी। मतलब अपना 100th एम्प्लॉय हायर करने के बाद कंपनीज अपनी मर्जी से डाउन साइज नहीं कर सकते थे। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कंपनीज अपने हायरिंग्स कम रखते थे। अगर उन्हें और एम्प्लॉयज की जरूरत हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हायर कर लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इन 100 वर्कर्स के काउंट में नहीं जोड़ा जाता था और इन्हें जब मन करे फायर किया जा सकता था। ऐसे ही एस्टैब्लिशमेंट्स को ड्वार्फ फर्म्स कहा जाता है। मतलब ऐसे कंपनीज जो इतने टाइम से ऑपरेट कर रहे हों कि वो मैच्योर हो सकें, लेकिन जो बढ़े ही नहीं थे। ये ड्वार्फ फर्म्स इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स के हाफ से भी ज्यादा हैं, लेकिन इन्होंने इंडियन वर्कर्स के बस 14% को एम्प्लॉय किया है। इनका इंडिया के प्रोडक्टिविटी में भी बस 8% का ही कंट्रीब्यूशन है। कुछ स्टेट्स ने इस हायरिंग सिस्टम को यूज करना बंद कर दिया था। इन स्टेट्स को तुरंत बेनिफिट्स मिले। जैसे राजस्थान की बात करें तो 2014 में इन्होंने वर्कर्स का थ्रेशोल्ड 100 से 300 तक बढ़ा दिया था। ये डिसीजन लेने के कुछ सालों में ही स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिस किया
कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करने वाली कंपनीज बढ़ गई हैं, बिजनेसेस भी ज्यादा एफिशिएंट हो गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस एक्सपेरिमेंट को इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के थ्रू पूरे देश में अप्लाई करने वाली है। पूरे देश में फायरिंग के लिए गवर्नमेंट परमिशन लगने की लिमिट 300 एम्प्लॉइज तक बढ़ाई जा रही है। ये पूरे देश में हायर एंड फायर पॉलिसीज नहीं लाना चाहता। 300 एम्प्लॉइज हायर करने के बाद कंपनीज को किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन लगेगी, लेकिन कंपनीज अब इस रूल को मानने के लिए जबरदस्ती छोटे साइजेस पे ऑपरेट नहीं करेंगे। नए लेबर कोड ने वेजेस से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस किए हैं। पुराने लेबर लॉज में एक प्रॉब्लम ये थी कि एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग मतलब हो सकते थे। जैसे वेज की बात करें तो इसका मतलब अलग अलग लॉज के बेसिस पे बदलता रहता था। मतलब प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेशन में वेज का एक मतलब होता था, ग्रेजुएटी के केस में अलग मतलब, और जेंडर वेज इक्वालिटी में एक और अलग मतलब होता था। इसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, जिसका मिसयूज भी किया जाता था। जैसे एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज के बेसिक पे का एक सर्टेन परसेंटेज प्रोविडेंट फंड में पे करना पड़ता था। इस पेमेंट को कम रखने के लिए एम्प्लॉयर्स इस बेसिक पे को एम्प्लॉय के सैलरी के 30 to 40% जैसे एक छोटे अमाउंट तक लिमिटेड रखते थे। एम्प्लॉय की सैलरी का एक मेजर हिस्सा HRA या दूसरे अलाउंसेस जैसे मिलता था। वैसे ही एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेजुइटी भी इस बेसिक पे के हिसाब से ही कैलकुलेट होता था। नए कोड के अंडर कोड ऑन वेजेस इन लूपहोल्स को बंद करता है। ये पुराने लेबर लॉज के लेजिस्लेशंस को कंसोलिडेट करता है और वेजेस का एक सिंगल डेफिनेशन देता है। और अब कंपनीज चाहे कैसे भी एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर बदल लें, लेकिन उनके CTC का कम से कम 50% अब बेसिक पे माना जाएगा। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर इनका CTC नहीं बदलता तो इन्हें हर महीने अब कम पैसे इन हैंड मिलेंगे, लेकिन इनके रिटायरमेंट सेविंग्स में एक बड़ा अमाउंट सेव भी हो पाएगा। कंपनीज को भी अब ग्रेचुइटी के लिए बड़े प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। गूगल के जेमिनाई ने इस चेंज के बारे में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इसने कहा कि इस वेज स्टैंडर्डाइजेशन से अब जेंडर पे पेरिटी अचीव करना आसान हो सकता है। लॉ हमेशा से ही कहता था कि मेल और फीमेल एम्प्लॉयज को इक्वल पे मिलना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर्स फिर भी पेमेंट्स में डिस्क्रिमिनेट कर सकते थे। मेल और फीमेल एम्प्लॉयज को सेम बेसिक पे दिया जाता था, लेकिन मेल एम्प्लॉयज को ज्यादा अलाउंसेस मिलते थे। नया लेबर कोड ऐसा होने से रोक सकता है। नए लेबर कोड ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी लिया है। इसने वर्कर प्रोटेस्ट या स्ट्राइक पे कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं। इस नए कोड के पहले पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रेड यूनियंस के पास एम्प्लॉयर्स पे एक बहुत बड़ा लेवरेज होता था। ये कभी भी फ्लैश स्ट्राइक कॉल कर सकते थे, जिससे पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस रुक जाते थे। ट्रेड यूनियंस इन स्ट्राइक्स को मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करने के तरीके जैसे यूज करते थे। ये ऑप्शन हर सेक्टर में अवेलेबल नहीं था। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्ट जैसे पब्लिक यूटिलिटीज को स्ट्राइक के लिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ता था। इससे ये इंश्योर किया जाता था कि पब्लिक सर्विसेज अचानक रुक ना जाएं। लेकिन अब नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड इस सिचुएशन को बदल रहा है। यूनियंस के लिए अब लीगली स्ट्राइक पे जाना भी काफी मुश्किल हो चुका है। अब सारे सेक्टर्स को स्ट्राइक के पहले 14 डेज का नोटिस देना होगा, लेकिन सिर्फ नोटिस देने से स्ट्राइक करना अलाउड नहीं होगा। जैसे ही यूनियन स्ट्राइक का नोटिस देगा, मैंडेटरी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगे। मतलब वर्कर्स के स्ट्राइक का कारण जानने और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स और नेगोशिएशंस किए जाएंगे। इन प्रोसीडिंग्स को एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ओवरसी करेगा। ये कॉन्सिलिएशन पीरियड कई सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जब ये प्रोसीडिंग्स चल रहे होंगे और इन प्रोसीडिंग्स से एक हफ्ते बाद तक यूनियन का स्ट्राइक पे जाना अलाउड नहीं है। इससे वर्कर्स जब चाहे तब स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो वो एक लंबे गवर्नमेंट प्रोसीजर का हिस्सा बन जाते हैं और उनका स्ट्राइक इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो जाता है। इन रूल्स के बाहर स्ट्राइक करना इलीगल है, जिससे वर्कर्स को पेनल्टीज या पे डिडक्शन फेस करना पड़ सकता है। और तो और नया लेबर कोड स्ट्राइक्स पे जाना और भी मुश्किल बनाता है। ये सारे वर्कर्स के बिहाफ में एक सोल नेगोशिएटिंग एजेंट चुनना मैंडेटरी करता है और मास कैजुअल लीव्स को अलाउ नहीं करता। ये नया कोड बिजनेसेस के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैंडल करना इजी बनाता है, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है। मतलब ये डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ नए प्रॉब्लम्स भी बना सकता है। इंडिया के ओरिजिनल ट्रेड यूनियन लॉज स्ट्राइक्स को एनकरेज करने के लिए नहीं, उन्हें मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। 1920s में ब्रिटिश इंडिया को बहुत सारे वर्कर एजिटेशन से डील करना पड़ा था, इसलिए ऑर्गेनाइज यूनियंस को परमिट किया गया। यूनियंस को लीगली रिकॉग्नाइज करके गवर्नमेंट ने इन्हें इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनाया था। स्ट्राइक्स पे जाना मुश्किल बना के ये उस पुराने वॉलेटिलिटी को वापस ला सकते हैं। नया लेबर कोड एम्प्लॉयमेंट में एक और बड़ा चेंज ला रहा है। कई सालों से इंडियन एम्प्लॉयमेंट लॉ 2 ऑप्शंस तक लिमिटेड था। वर्कर्स या तो परमानेंट एम्प्लॉयज होते थे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। परमानेंट एम्प्लॉयज को सारे लेबर लॉज के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था। नया कोड लीगल कवरेज का स्कोप बढ़ा रहा है और 2 नए कैटेगरीज भी ऐड कर रहा है, गिग वर्कर्स और फिक्स टर्म एम्प्लॉइज। अब तक गिग वर्कर्स लेबर लॉज के परव्यू के बाहर थे
और इस सिचुएशन को चेंज करना ईजी नहीं था, क्योंकि गिग वर्कर्स को सोशल सेफ्टी तो चाहिए थी, लेकिन ये एम्प्लॉयज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते थे। ये इंटरनेट के थ्रू मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के लिए जितनी देर चाहें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते थे। इन्हें कोई एंट्री बैरियर्स भी फेस नहीं करने पड़ते थे और ना ही कोई लॉक-इन्स। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। बिना किसी फिक्स्ड एम्प्लॉयर के इन वर्कर्स को सेफ्टी नेट देना मुश्किल था। गवर्नमेंट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब प्लेटफॉर्म्स अपने गिग वर्कर्स को डायरेक्टली सेफ्टी नेट्स देने की जगह नए गवर्नमेंट फंडेड सोशल सिक्योरिटी फंड्स में पेमेंट्स कर सकते हैं। स्विगी और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स को अब अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% इस फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। हेल्थ केयर और पेंशन प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट पे पड़ेगा। इस चेंज के थ्रू गिग वर्कर्स को बिना किसी प्लेटफॉर्म से बंधे सोशल सिक्योरिटी मिल सकता है। नया लेबर कोड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट या FTE को भी नॉर्मलाइज कर रहा है। ज्यादातर कंपनीज लेबर लॉज के रिजिडिटी के कारण परमानेंट एम्प्लॉयज हायर करना पसंद नहीं करते। जैसे ही कोई एम्प्लॉय कंपनी के पेरोल पे होता तो उसे फायर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। इसलिए कई एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे डिपेंड करते थे। मतलब ये अपना काम एक फीस के बदले थर्ड पार्टीज को आउटसोर्स कर देते थे। लेकिन इससे नए कॉम्प्लिकेशंस बनने लगे। मिडलमैन और एजेंसीज के कारण सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। साथ ही साथ वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। FTE एक मिडिल पाथ ऑफर करता है। ये कंपनीज को लिमिटेड टाइम के लिए वर्कर्स हायर करने देता है बिना किसी कमिटमेंट के, और इस पीरियड के लिए जब FTE वर्कर्स हायर्ड रहेंगे तब उन्हें लेबर लॉज का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। ये ग्रेजुइटी के लिए भी काफी पहले एलिजिबल हो जाते हैं। नए कोड के पहले 5 साल कंटिन्यूस काम करने के बाद एम्प्लॉइज ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल होते थे। FTEs बस 1 साल के सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे में एम्प्लॉयर्स इन वर्कर्स को कैजुअली ट्रीट नहीं करेंगे। ये सारी चेंजेस एक बड़े शिफ्ट का हिस्सा हैं। हम पुराने स्टैटिक लॉज से हट रहे हैं और ऐसे रूल्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें बिजनेसेस को और फ्रीडम मिले। लेकिन पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम्स होने का ये मतलब नहीं है कि नया सिस्टम सही हो। इस सिस्टम का इफेक्टिवनेस हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपको इनमें से कौन सा चेंज सबसे जरूरी लगा? आप इस नए कोड के कौन से एस्पेक्ट के बारे में और इंटरेस्टेड हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।